स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कौशल्या कुमारी, टीजीटी इकोनॉमिक्स इन GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे और उस अध्याय का नाम है मुद्रा और साख। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि बैंकों में सामान्यतः जो है वो दो तरह के लोग जाते हैं। पहले तो वो लोग जाते हैं जिनके पास रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कुछ अतिरिक्त राशि शेष बच जाती है, जिसे वो वहाँ पर जमा करने के लिए जाते हैं। और दूसरे वे लोग जाते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता होती है और ऋण के रूप में वो बैंकों से धन को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बैंकों के ही ऋण संबंधी गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम बैंकिंग क्षेत्र में यूज होने वाले कुछ शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। उसमें से पहला शब्द हमारा है नगद आरक्षण अनुपात, जिसे CRR भी कहते हैं और जिसे इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है। तो नगद आरक्षण अनुपात है क्या? तो भारत के अंतर्गत काम करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों के सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे बैंकों को अनिवार्य रूप से RBI के पास उन्हें रखना होता है। और यह अनुपात कितना होगा, इसे भी RBI अर्थात हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है। और यह अनुपात जो है वह 3 से 15% के बीच हो सकता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा 2007 में नगद आरक्षण अनुपात का जो निचली सीमा था अर्थात जो 3% था उसको खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे देश में नगद आरक्षण अनुपात की जो सीमा है वह 0 से 15% के बीच हो सकती है और यह तय करने का जो अधिकार है वह हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। दूसरा शब्द हमारे पास है सार्वधिक तरलता अनुपात, जिसे SLR भी कहा जाता है। तो सार्वधिक तरलता अनुपात वह अनुपात है जो भारत के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी अनुसूचित बैंकों के सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे बैंकों को खुद अपने पास उसको रखना अनिवार्य होता है। और यह अनुपात कितना होगा, इसे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है बैंक दर। तो बैंक दर वह दर है जिसे RBI द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण दिया जाता है उस दर पे, और उसे बैंक दर कहा जाता है। अर्थात RBI द्वारा बैंकों, सरकार या सरकारी कंपनियों को जो दीर्घ अवधि के लिए ऋण दिया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। अब हमारे पास एक वर्ड आया रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वह रेट है जिस दर पर RBI अपने ग्राहकों को कम अवधि के लिए अर्थात लघु अवधि के लिए ऋण देती है। स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियों में आते हैं। तो जैसा कि हम अभी देखें कि जिन लोगों के पास जो अतिरिक्त राशि बच जाती है उनको वो बैंकों में जमा करने के लिए जाते हैं। तो जनता द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है उसको बैंक करते क्या हैं? तो भारत में बैंकिंग विनियम है कि जिसके अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने सकल जमा का कुछ हिस्सा अपने पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। तो बैंक जो है वो अपने कुल जमा का कुछ हिस्सा अपने पास जमा के रूप में रखते हैं और उनके पास जो शेष राशि बच जाती है उन्हें वह जनता में ऋण के रूप में दे देते हैं। अर्थात बैंक जो है जिनके पास अतिरिक्त राशि है अर्थात जमाकर्ता और जिन्हें राशि की आवश्यकता है अर्थात कर्जदार, उनके बीच मध्यस्थता का काम करती है। और बैंक जो है वह कर्जदारों से, बैंक जो हमारा है वो कर्जदारों से जो ब्याज लेती है और
जमाकर्ताओं को जो ब्याज देती है, उन दोनों के बीच जो अंतर होता है वह बैंकों के आय का प्रमुख स्रोत होता है। स्टूडेंट्स, हमारे देश में ऋणों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है औपचारिक क्षेत्र के साथ और दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र के साथ। आइए अब हम देखते हैं कि औपचारिक क्षेत्र के साथ और अनौपचारिक क्षेत्र के साथ में क्या अंतर है। तो औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से ऋणों को शामिल करेंगे? तो औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत उन्हीं ऋणों को हम शामिल करेंगे जो बैंकों एवं सहकारी समितियों द्वारा लिया जाता है। मतलब जो ऋण बैंक से या सहकारी समिति से हम लेते हैं उसको हम औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। अब आता है अनौपचारिक क्षेत्र के साथ। तो अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत साहूकार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, संबंधियों से जो हम ऋण लेते हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत जो जितने भी ऋणदाता है अर्थात बैंक है, सहकारी समिति है, तो उनके कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है वह हमारा देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। और अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत जो ऋणदाता हैं अर्थात जो साहूकार, महाजन, व्यापारी, संबंधी, उनके कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखने वाला या वे किस तरह का कार्य कर रहे हैं वैसी कोई संस्था नहीं है। औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत जो ब्याज की दरें होती हैं वो थोड़ी कम होती है और अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत ब्याज की दरें बहुत अधिक लिया जाता है। अर्थात बैंक जो अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत जो ब्याज मिलता है हमें वो थोड़ा महंगा होता है। औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत जो ब्याज की दरें होती हैं वो निश्चित होती हैं और वो RBI द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत जो ब्याज लिया जाता है वह ऐच्छिक होता है। वो जो ऋणदाता है वो मनमाने ढंग से ब्याज वसूलते हैं कर्जदारों से। तो यहाँ पर हमने देखा कि औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में क्या अंतर है। उसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के गौर से देखा जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अभी जो औपचारिक क्षेत्र में जो ऋण दिया जाता है खासकर ग्रामीण इलाकों में वो अभी भी बहुत कम है। लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की जितनी आवश्यकता है उसका लगभग 50% ही औपचारिक क्षेत्र पूरा कर पाता है। बाकी 50% के लिए उन्हें अनौपचारिक क्षेत्रों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात जैसा कि हम देख चुके हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज की दरें जो होती है वो बहुत ही अधिक होती हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उधार लेना थोड़ा महंगा पड़ता है और वो जिस उद्देश्य से वो उधार लेते हैं अर्थात आय अपना कमाने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो कम ही वो उद्देश्य पूरा हो पाता है। इसलिए औपचारिक क्षेत्रकों को अर्थात बैंक या सहकारी समितियों को यह चाहिए कि औपचारिक क्षेत्र का जो ऋण है उसका विस्तार पूरे हमारे देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में होना चाहिए। और औपचारिक क्षेत्र के साख का विस्तार ही होना काफ़ी नहीं है। इसके लिए इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि विस्तार तो हो लेकिन वो ऋण जो है वो सभी को मिले। वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो तो औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने में समर्थ हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ निर्धन लोग हैं वो औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेने में अभी भी असमर्थ हैं। तो हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में जो औपचारिक क्षेत्र के ऋणों का जो विस्तार है अर्थात बैंक या सहकारी समितियों का जो विस्तार है वो होना तो चाहिए, लेकिन वो विस्तार कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उन्हें भी हमारे देश के औपचारिक क्षेत्रकों के जो सस्ते ऋण हैं उनको लाभ हुआ मिल सके।